हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के दो पद हैं, एक सीटीओ और एक एसी का। सीटीओ ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर वाला पद नहीं है और एसी असिस्टेंट कमांडेंट वाला पद नहीं है। सीटीओ का मतलब होता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर यानी वाणिज्य कर अधिकारी, और एसी का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर यानी सहायक आयुक्त। ये सब आपके वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के अंडर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही पद बहुत डिमांडिंग हैं। इस बार बताया जा रहा है कि लगभग 200 से ज़्यादा पद आने वाले हैं सीटीओ और एसी के। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं, इसका प्रमोशन और इसका जॉब प्रोफाइल, सारी चीज़ें विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल समझाना चाहता हूं, वो आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा एक चीज़, एक एसएससी होता है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसके अंतर्गत सीजीएल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। और उसके अंतर्गत एक विभाग होता है सीबीएन, ठीक है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और एक विभाग होता है आपका आईटी यानी कि इनकम टैक्स। तो सीबीएन के अंडर क्या रहता है, इसके अंडर दो पदों पे भर्ती होती है। एक तो आपकी डायरेक्ट एसआई पे होती है और दूसरी आपकी इंस्पेक्टर पद पे होती है। आईटी की बात करें तो इसमें भी दो पदों पे भर्ती होती है। एक तो आपका टैक्स असिस्टेंट हो जाता है और दूसरा जो है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों विभाग क्या करते हैं, आप लोगों को नौकरी पाने से पहले ही प्रमोशन का चांस देते हैं। जैसे सपोज करिए आप एसआई भर्ती होंगे और एसआई से इंस्पेक्टर बनने में कम से कम आपको 7 से 8 साल लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट भर्ती हुए तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे तो जो है सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता है तो वहाँ पे 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। लेकिन सपोज करिए आप डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो ये आपके सर्विस पीरियड के जो है करीब 8 से 10 साल बचे या नहीं बचे। और अगर आप सीबीएन यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर पद पे चयनित होते हैं तो आपके सर्विस पीरियड के 7 से 8 साल बच जाएंगे, यानी कि आप बहुत ही चांसेस रहेंगे कि आप बहुत ही हायर पद तक पहुंच सके। सेम ऐसा ही है यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये जो भर्ती कराता है वाणिज्य कर विभाग की, इसमें दो पदों पर कराता है। एक तो आपका सीटीओ होता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसे आप लोग कह सकते हैं वाणिज्य कर अधिकारी, और दूसरा आपका होता है असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि सहायक आयुक्त। इसका सीटीओ का ग्रेड पे होता है आपका 4800, और अगर हम लोग बात करें एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर तो इसका ग्रेड पे होता है 5400। अब सपोज करिए आप थोड़े नंबर अच्छे लाते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं एज ए एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर, तो आप कमिश्नर लेवल तक जाएंगे, बहुत ही ऊपर तक प्रमोशन होंगे। लेकिन अगर नंबर कम आते हैं, आप सीटीओ सेलेक्ट होते हैं एज ए कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तो शायद आप कमिश्नर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेते समय आपको थोड़े से ज़्यादा नंबर लाने हैं, और आप समझिए कि आप अपने नौकरी के यानी सर्विस पीरियड के 8 से 10 साल बचा लेंगे और बहुत ही ऊपर तक प्रमोशन पाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके प्रमोशन बताऊंगा, फिर इसका जॉब प्रोफाइल बताऊंगा। चूँकि पद बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, तो जब आप इसकी प्रमोशन के बारे में समझ जाएंगे तो आपको जॉब प्रोफाइल समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इनके प्रमोशन की बात करें तो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी सीटीओ से। अगर आप सीटीओ सेलेक्ट होते हैं तो सीटीओ यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, या फिर आप कह सकते हैं वाणिज्य कर अधिकारी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ग्रेड पे रहेगा 4800, ठीक है। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा एज ए एसी यानी कि सहायक आयुक्त, तब आपका ग्रेड पे हो जाएगा 5400 रुपये, ठीक है। अब ये मान के चलिए सीटीओ टू एसी बनने में आपको लगभग जो है 8 से 10 साल लग जाएंगे। क्लियर है, 8 से 10 साल आपको सीटीओ से एसी बनने में लग जाएंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीटीओ हो चाहे एसी हो, लगभग 8 से 10 महीने के इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में इनकी ट्रेनिंग होती है, विभागीय जो है ट्रेनिंग इनकी होती है 8 से 10 महीने की, ठीक है, सीटीओ की भी और एसी की भी। तो आप अगर सीटीओ इनिशियल पोस्टिंग होती है तो एसी बनने में 8 से 10 साल लगेगा, और अगर आपकी एसी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या होगा, 8 से 10 साल जो है, नहीं 12 से 14 साल लगभग आपको डीसी बनने में लग जाते हैं। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है,
डीसी क्या होता है? डीसी होता है डिप्टी कमिश्नर, जिसे आप लोग उपायुक्त कह सकते हैं। इसका ग्रेड पे होता है 6600 रुपये। ठीक है, अब डीसी का क्या रहता है? इसका एक बेंच होता है, पूरा सेक्शन होता है। जब आप डीसी बन गए तो डीसी के बाद नेक्स्ट प्रमोशन आप पाएंगे जेसी। ठीक है, जेसी। तो जेसी मतलब होता है जॉइंट कमिश्नर, या आप कह सकते हैं संयुक्त आयुक्त। यहाँ से जो है आपका ग्रेड पे हो जाएगा 7600 रुपये। और डीसी टू जेसी बनने में आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं। क्लियर है? 5 से 6 साल लग जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है जेसी। संयुक्त आयुक्त जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है। इनके अंडर में कई सारे डीसी और एसी आते हैं, और सीटीओ भी बहुत सारे आते हैं। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा तो वो मिलेगा आपका एसीजी ग्रेड 2। एसीजी ग्रेड 2 क्या होता है? एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2। यहाँ से आपका जो है ग्रेड पे हो जाएगा 8700 रुपये। और जेसी टू एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 बनने में आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 साल आपको लग जाते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट प्रमोशन पाएंगे तो आप बनेंगे एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1। यहाँ तक आने में आपको 4 से 5 साल फिर लग जाएंगे, और आपका ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगा 8900 रुपये। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग सीटीओ भर्ती होके आए हैं, जिनकी इनिशियल पोस्टिंग सीटीओ पद पे हुई है, वो लोग इस पद तक आते आते रिटायर हो जाएंगे, या मान के चलिए बस यहीं तक वो लोग पहुँच पाएंगे, उनकी सीमा यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई बहुत यंग एज का है तो अलग बात है, वो कमिश्नर बन जाए, अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन जो लोग एज ए एसी आए हैं, यानी सहायक आयुक्त या असिस्टेंट कमिश्नर बन के आए हैं, उनका कमिश्नर बनना तय है। फिर आपको जो है 4 से 5 साल देने होंगे अपने सर्विस पीरियड के, और आप बनेंगे कमिश्नर। ठीक है, यानी आयुक्त, और आपका ग्रेड पे हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं रहती है इन पदों में। जब आप कमिश्नर बनेंगे तो अलग पावर होगी। ठीक है, और ये जो है आईएएस के इक्विवेलेंट पद होता है। ठीक है, आईएएस के इक्विवेलेंट पद होता है। तो एज ए एसी आएंगे तो आप कमिश्नर बन जाएंगे। एक चीज़ मैं अनऑफिशियली बोलना चाहता हूँ, वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसमें इतना पैसा कमाता है किसी की, जैसे एआरटीओ का मैंने बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि एआरटीओ बहुत पैसा कमाता है, उसका मंथली इनकम जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। भाई देखिए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करवा सकता हूँ, ना ही आपकी हाँ में हाँ मिला सकता हूँ। आप लोग खुद मन में सोचिए, इतनी छोटी सोच लेकर के आप एसडीएम बनने की सोच रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अभी से आदत सुधारिए। पता चला आप एसडीएम बन गए, आपके सामने कोई एआरटीओ आके बैठा हुआ है, आप बोल देंगे अरे भाई तुम्हारी तो बड़ी कमाई होती, क्या सोचेगा? कैसी सोच है आपकी? चीज़ों को सुधारिए। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, और ऐसी चीज़ें सोचते हैं आप, अच्छा नहीं लगता यार मुझे। खैर, तो देखिए, जब आप कमिश्नर लेवल पे बनेंगे, मैंने बताया कि मैं एक अनऑफिशियल बात बोलना चाहूँगा, तो वो ये है कि इसमें मेल के अकॉर्डिंग फीमेल का प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है। वो उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसका रीज़न यही रहता है कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे उद्योगियों, व्यापारियों से संपर्क करना रहेगा। तो जिसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, जो केसेस जल्दी मैनेज कर लेगा, तो उसकी सर्विस बुक बहुत अच्छी बनेगी, और सर्विस बुक अच्छी बनेगी तो आपके प्रमोशन चांसेस बढ़ जाएंगे। और कुछ तो रहता है पदों का, अब फीमेल बहुत ज़्यादा तो सर्विस में रहती नहीं, तो अक्सर फीमेल्स के पद खाली रहते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि फीमेल ज़्यादा भर्ती नहीं होती हैं, तो उनके पद अक्सर वरीयता में खाली रह जाते हैं, तो इसलिए उनको प्रमोशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और बाकी नहीं तो प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है। एसी टू डीसी बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर बनने में। बाकी तो खैर ठीक ही है, नॉर्मल चलता रहता है। क्लियर है इतनी बातें? तो आइए इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही चार्मिंग जॉब होती है। ये लोग पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं और फील्ड में और ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीटीओ का जॉब प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद हम लोग एसी का जॉब प्रोफाइल देखेंगे। तो सीटीओ की बात करें तो सीटीओ सहायक आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो सीटीओ होगा वो हर छोटी और बड़ी चीज़ों को सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा। कोई भी फाइल या कोई कागजी कार्यवाही करता है तो सीधे सहायक आयुक्त को उस चीज़ की रिपोर्ट सौंपेगा। अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत फर्म का भौतिक सत्यापन करना व निरीक्षण करना इनका मुख्य काम होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके एरिया में जो भी फर्म आती है या जिनका रजिस्टर्ड होता है, जो फर्म रजिस्टर्ड होती है, उनका भौतिक सत्यापन यानी वहाँ जा करके उसका निरीक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं
और उसकी रिपोर्ट बना करके सहायक आयुक्त को देते हैं। फिर क्या है, पंजीकृत व्यापारियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की टैक्स संबंधित समस्याओं का निवारण करते हैं। जो रजिस्टर्ड व्यापारी होते हैं या रजिस्टर्ड व्यापारिक संस्थान होते हैं, उनका जो टैक्स होता है उससे संबंधित अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो वो लोग अपने सीटीओ से संपर्क करते हैं और सीटीओ जो है उसका निवारण करते हैं। पंजीकृत फर्म का ब्यौरा जैसे टेलीफोन नंबर, ईमेल, फोटो इत्यादि को अपलोड या अपडेट कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। देखिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कोई फर्म रजिस्टर कराई, उसमें मान लीजिए ईमेल नहीं पड़ा है या मोबाइल नंबर आपको चेंज कराना है या फ़ोटो अपडेट कराना है, कुछ भी आपको अपग्रेड या अपडेट या अपलोड कराना है, तो ये सारा काम सीटीओ के माध्यम से होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का समय समय पर निरीक्षण करना एवं जरूरी जानकारी इकट्ठा करना इनका ही कार्य है। चूँकि टैक्स चोरी का काम बहुत होता है, लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एक से एक वकील तैयार हैं कि मैं आपका इतना टैक्स बचा दूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, समय समय पे जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं कि सही से टैक्स भर रहा है या फिर ऐसे ही कागजी भर रहा है। ठीक है, वो लोग उसका निरीक्षण करते हैं। फिर देखते हैं व्यापारियों को रिटर्न फाइल कराने, ई वे बिल पंजीयन संबंधित सूचनाओं को संशोधित करने व जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्या का निदान करते हैं। व्यापारियों को रिटर्न फाइल कराते हैं, उनको चीज़ों की जानकारी देते हैं, ई वे बिल डाउनलोड करवाते हैं, पंजीयन संबंधित सूचनाओं को संशोधित करते हैं और जीएसटी में आ रही, जीएसटी पोर्टल में आ रही जो तकनीकी समस्याएं होती हैं उनका ये लोग निदान करते हैं। वाणिज्य अधिकारी कर संग्रहण का कार्य करता है एवं सहायक आयुक्त को उसकी रिपोर्ट सौंपता है। वाणिज्य कर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो कर का संग्रहण करे और उससे संबंधित जो रिपोर्टें हों वो अपने सीनियर अधिकारी यानी कि एसी असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दे। व्यापार स्थल एवं मार्गों पर निर्मित वाणिज्य कर निरीक्षण पॉइंट पर जाकर सरकारी बकाये कर की वसूली करता है। ठीक है, बहुत सारे जो है मार्गों पे आपके जो है वाणिज्य कर निरीक्षण केंद्र बने होते हैं और व्यापार स्थल होते हैं, वहाँ पे जाकर के ये सरकारी जो बकाया कर होता है उसकी वसूली भी करता है। वाणिज्य करों से संबंधित राजस्व लेखों को ऑनलाइन करवाने, उनके रख रखाव एवं उनकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। ठीक है, अब वाणिज्य कर लेखों को ऑनलाइन करता है कि आप चीज़ें पोर्टल पे देख सकें और उनकी गोपनीयता बनाए रखता है। ये सारे इसके काम होते हैं। फिर देखते हैं कर चोरी को रोकने हेतु सहायक आयुक्त द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हैं एवं समय समय पर व्यापारिक फर्मों पर छापा भी मारते हैं। अब कर चोरी प्रबंधन में इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहता है क्योंकि ये लोग फील्ड से जुड़े होते हैं। तो जो भी सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर इनको निर्देश देता है उसका ये लोग अनुपालन करते हैं और समय समय पर व्यापारिक फर्मों पर छापा भी मारते हैं और कर चोरी को रोकते हैं। यदि व्यापारिक फर्मों में किसी भी प्रकार की कर चोरी होती है तो उसकी जांच कर कानूनी कार्यवाही करते हैं। भाई पुलिस पावर भी इनके पास होती है, यूनिफॉर्म तो पहनते ही हैं। तो मान लीजिए किसी भी व्यापारिक फर्म में किसी भी प्रकार की कर चोरी हो रही है, उनको डाउट है तो उसकी जांच करेंगे और अगर वो सही पाया जाता है तो कानूनी कार्यवाही करने से भी हिचकते नहीं हैं। ठीक है, पंजीकृत व्यापारियों से विवरण प्रपत्र लेकर अग्रिम कर निर्धारण करके उनकी रिपोर्ट सहायक आयुक्त को देते हैं। अब पंजीकृत व्यापारी जो होते हैं उन लोगों ने पिछला कर जैसे भरा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट जो कर होगा उससे उनके प्रपत्र लेंगे उनके विवरण का और उसके बाद में उनका अग्रिम कर जो होगा उसका निर्धारण करेंगे और उसकी रिपोर्ट एक सहायक आयुक्त को दे देंगे कि इतने से इतना कर इनका जो है नेक्स्ट ईयर का बन रहा है और ये इनको इतने समय पीरियड में जमा करना है जो आने वाले समय में मैं वसूली करने वाला हूँ। ठीक है, वो रिपोर्ट सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर को दे देते हैं। कुछ मामलों में सहायक आयुक्त के साथ मिलकर व्यापारियों के यहाँ संबंधित प्रपत्रों की जाँच करते हैं एवं सहायक आयुक्त के आदेशानुसार यदि कोई कमी पाई जाती है तो कानूनी कार्यवाही करते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो है असिस्टेंट कमिश्नर से जूनियर होता है। कभी कभी क्या होता है वो अपने अधिकारी यानी कि सहायक आयुक्त को भी व्यापारियों के यहाँ लेकर जाता है, उनकी फर्म पे लेके जाएगा और क्या करेगा, उनके प्रपत्रों की जांच करेगा एवं उनके आदेशानुसार यदि कोई कमी पाई जाती है तो कानूनी कार्यवाही करता है। फिर देखते हैं बिना ई वे बिल चुकाए जाने वाले माल को परिवहन करने से रोकते हैं एवं जिस भी वाहन से वो माल ले जाया जा रहा होता है उस वाहन को सीज करते हैं। देखिए ई वे बिल क्या होता है, कोई माल आप खरीदते हैं तो उसका ई वे बिल होता है कि रास्ते में जा रहा है उसका ई वे बिल चुकाया गया है या नहीं चुकाया गया है, इसकी वो जांच करते हैं और यदि उसका ई वे बिल पेड नहीं है तो उस माल को वो लोग जब्त कर लेंगे और जिस भी वाहन से माल ले जाया जा रहा है उस वाहन को भी सीज करने का पावर इनके पास होता है।
बिना ई वे बिल के माल पर जुर्माना लगाना एवं उस जुर्माने की वसूली करना भी इनका ही काम होता है। सीजर तो खैर अलग चीज़ है, जब्त करना अलग चीज़ है। अगर मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उस पर ये लोग जुर्माना भी लगाते हैं। अगर ई वे बिल नहीं जमा है आपका तो उस पर जुर्माना लगाएंगे और उस जुर्माने की वसूली करना भी इनका काम होता है। यदि कोई व्यापारी टैक्स चोरी करने के लिए किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा करता है या फिर दस्तावेजों में हेर फेर करता है तो वाणिज्य कर अधिकारी उसके विरुद्ध FIR कर मुकदमा भी दर्ज करता है। देखिए, वाणिज्य कर अधिकारी का काम बेसिक यही होता है कि टैक्स चोरी को बचाना। अब वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है या कोई फर्म है, उसमें किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज लगे हैं, फर्जी टाइप के लगे हुए हैं या फिर दस्तावेजों में हेर फेर है और वाणिज्य कर अधिकारी को उसके खिलाफ शक है तो वो उसकी जांच करेगा और अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ FIR करके मुकदमा भी दर्ज कराएगा। ठीक है, तो बड़ी पावरफुल जॉब होती है। फिर देखते हैं हम लोग AC जॉब प्रोफाइल यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब प्रोफाइल। चूँकि ये वाणिज्य कर अधिकारी से सीनियर होता है तो इसके दायित्व तो थोड़ा और बढ़ जाते हैं। तो सहायक आयुक्त का मुख्य दायित्व तो वाणिज्य कर अधिकारियों को निर्देशित कर अपने कार्य क्षेत्र से कर चोरी, फर्जी कर प्रबंधन, फैक्ट्रियों, माल एवं समस्त व्यापारिक क्षेत्रों में कर संबंधित किसी भी अनियमितता को रोकना एवं उस पर नियंत्रण करना होता है। सहायक आयुक्त का काम क्या रहता है, वाणिज्य कर अधिकारियों को समय समय पर निर्देशित करता है कि आप अपने क्षेत्र में इन चीज़ों से अलर्ट रहें या फलान ये फर्म है उस पर जा करके आप जांच करें, इस प्रकार से कर चोरी करें, फर्जी कर को कैसे रोकना है, फैक्ट्रियों एवं माल एवं व्यापारिक क्षेत्रों में कर संबंधित अगर कोई अनियमितता हो रही तो उसकी जांच करवाइए, उसकी रिपोर्ट मुझे दीजिए। और समय समय पे वो खुद जाता है फील्ड पे और इन चीज़ों पे नियंत्रण करता है। सहायक आयुक्त उप आयुक्त के निर्देशों पर कार्य करता है एवं कर संबंधित गतिविधियों की जानकारी उपायुक्त को देता है। देखिए, हर एक अधिकारी के ऊपर कोई बड़ा अधिकारी होता है तो वैसे ही सहायक आयुक्त के ऊपर उपायुक्त होता है। उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर होता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है हमेशा डिप्टी कमिश्नर के निर्देशों पर कार्य करता है एवं जितनी भी कर संबंधित गतिविधियां होती हैं वो उनको उसकी रिपोर्ट सौंपता है। फर्म पंजीकरण संबंधित प्रपत्रों की जांच के उपरांत फर्म को अप्रूवल करना सहायक आयुक्त का ही कार्य होता है। कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो CTO के पास आएगा, CTO उसको वेरीफाई करके जो है सहायक आयुक्त को देगा यानी AC को देगा। AC क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि सारे प्रपत्र वगैरह ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, उसके बाद उनको अप्रूवल करना उसका ही कार्य होता है। व्यापारियों में कर से संबंधित उत्पन्न वाद विवादों का निस्तारण करता है। मान लीजिए कोई व्यापारियों में कर से संबंधित कोई वाद है, वो बोल रहा मेरा इतना टैक्स नहीं बनना चाहिए, किसी वकील का सहारा ले लिया, वकील ने बेवकूफ़ बना दिया तो बोलेगा इतना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर मान लीजिए CTO से उसका कुछ वाद विवाद हो गया तो छोटे मोटे वाद विवादों का निस्तारण जो है AC यानी असिस्टेंट कमिश्नर ही करता है। फिर हम लोग देखते हैं, यदि कोई व्यापारी अपने क्षेत्र के वाणिज्य कर अधिकारी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित सहायक आयुक्त को से लिखित या मौखिक रूप से शिकायत कर सकता है। उक्त प्रकरण में सहायक आयुक्त जांच कर संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी को निर्देशित करता है। यदि मामला अत्यंत गंभीर है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त मामले को की रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप देता है। चूँकि मान लीजिए व्यापारी है, उसको लगता है कि कोई अनियमितता कर रहा है हमारे क्षेत्र में वाणिज्य कर अधिकारी, तो क्या करेगा, उससे संतुष्ट नहीं है, उसकी कार्यशैली से उसे समझ नहीं आ रहा है तो वो संबंधित सहायक आयुक्त को लिखित या मौखिक रूप से जो है अवगत कराएगा और उक्त प्रकरण की जांच करेगा सहायक आयुक्त। और यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसको क्या करेगा, उसके पास सस्पेंशन पावर तो है नहीं कि सीधे सस्पेंड कर दिया, तो वो क्या करेगा, आवश्यक कार्यवाही है तो मामले को डिप्टी कमिश्नर को सौंप देगा और डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा, उसकी जांच करवा के जो कुछ होगा वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। तो यानी कि वाणिज्य कर अधिकारी की कार्यशैली के बारे में अगर किसी को शिकायत करनी है तो वो सीधे ये आपके असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा। कर चोरी की जांच अथवा छापा मारने हेतु वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का अवलोकन करता है एवं आवश्यकता होने पर संबंधित व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान में जांच अथवा छापा अपने निर्देशन में करवाता है। अब एक से एक बड़े व्यापारी होते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारी है और वाणिज्य कर अधिकारी मैनेज नहीं कर पा रहा है और उसको डाउट है कि वो कर चोरी कर रहा है, तो क्या करेगा, उस कर चोरी की जांच करके अथवा छापा मारने हेतु उसका जो रिपोर्ट होगा वो अपने अधिकारी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर को देगा और असिस्टेंट कमिश्नर उसे रीड करेगा, अवलोकन करेगा उसका, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो संबंधित व्यापारी के संस्थान या प्रतिष्ठान में स्वयं जाएगा और अपने निर्देशन में वहाँ पे उसकी जांच करेगा और छापा मरवाएगा और ज़रूरत पड़ने पे आवश्यक कार्यवाही करेगा।
बड़ी ही दमदार पोस्ट होती है। फिर क्या है, पंजीकरण संबंधित यदि कोई मामला लंबित अथवा किसी प्रपत्रों के अभाव में रुका हुआ है तो उसकी आख्या वाणिज्य कर अधिकारी से मांगता है। इनका एक काम ये भी होता है कि लोग नज़र रखते हैं, कोई व्यापारी है या कोई मॉल वगैरह का रजिस्ट्रेशन होना है तो अब उसका मामला लंबित पड़ा हुआ है तो जांच करेगा कि भाई ये किन प्रपत्रों की वजह से रुका हुआ है या फिर कोई अलग बात है, हवा में ही तो नहीं पेपर बनवाए गए हैं। तो उन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए निर्देशित करेगा वाणिज्य कर अधिकारी को और उसकी आख्या मांगेगा सीटीओ से। यदि वो ठीक ठाक है तो उसका अप्रूवल के लिए वो आगे फाइल बढ़ा देगा। कर चोरी किए गए माल अथवा माल से लदे हुए वाहन के दंड जुर्माने संबंधित मामलों पर निगरानी रखता है। आवश्यकता होने पर वाणिज्य कर अधिकारी को आवश्यक निर्देश देता है। यदि मामला गंभीर है तो सहायक आयुक्त स्वयं मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करता है। देखिए, कर चोरी किए गए माल अथवा माल से लदे हुए वाहन पर जो दंड लगता है उसका वो जो है निगरानी रखता है कि भाई ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा है या ऐसा तो नहीं कि वाणिज्य कर अधिकारी घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो ध्यान रखता है और अगर लगता है कि मामला गंभीर है तो वो स्वयं असिस्टेंट कमिश्नर स्वयं मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करता है, चाहे वो वाहन के खिलाफ हो या फिर आपके वाणिज्य कर अधिकारी के खिलाफ हो। तो वाणिज्य कर अधिकारी को उनके सानिध्य में काम करना है तो अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह करते हुए निचले स्तर के स्टाफ की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करता है। अब चूंकि असिस्टेंट कमिश्नर एक प्रशासनिक अधिकारी है तो वो अपने हिसाब से जो है समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है और निचले स्टाफ जो क्लर्कियल लेवल हो गया या सीटीओ लेवल हो गया तो उनकी सबकी समस्याओं को सुनता है और सही फैसले लेता है, उनकी समस्याओं को निस्तारण करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा वाणिज्य कर चेक पोस्ट पर तैनाती के दौरान निकलने वाले वाणिज्य वाहनों के सीजर से लेकर समस्त प्रपत्रों की जांच एवं आर्थिक दंड से लेकर गिरफ्तारी या मुकदमे से संबंधित समस्त कार्य अपने निर्देशन में कराता है एवं उक्त मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाकर अपने उच्च अधिकारियों से को अवगत कराता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, वाणिज्य चेक पोस्ट बने होते हैं हाईवेज पे। अब उसमें क्या रहता है, ये अधिकारी वहाँ पे अगर उसकी पोस्टिंग है तो क्या करेगा, सीटीओ के साथ में मिल करके वहाँ पे जांच करवाएगा। अब मान लीजिए किसी माल पे कोई किसी भी प्रकार का जुर्माना लगा है या कोई वाहन सीज किया गया है तो उसके प्रपत्रों की जांच करेगा, आर्थिक दंड की जांच करेगा, किसी की गिरफ्तारी है या मुकदमा है तो वो सारी चीज़ें अपने निर्देशन में करवाएगा और सारी चीज़ों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवा लेगा और उस रिपोर्ट को अपने उच्चतम अधिकारियों को सौंपेगा, उन्हें अवगत कराएगा। ठीक है, यानी उच्चतम अधिकारियों में डीसी आता है, जेसी आता है, तो यहाँ तक ये रिपोर्ट भेजता है। उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशों व आदेशों का अनुपालन कराना एवं करना इसका मुख्य दायित्व होता है। अब मान लीजिए इसको डिप्टी कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर कोई आदेश देगा या निर्देश देगा तो उसका ये खुद भी अनुपालन करेगा और नीचे जो है सीटीओ हैं, क्लर्कियल लेवल हैं, उनसे भी इन अनुपालनों का, इन आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करवाएगा। सहायक आयुक्त समय समय पर स्वयं व्यापारियों से संपर्क कर उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी करता है एवं उनकी समस्याओं का निवारण भी करता है। अब सहायक आयुक्त चूँकि अब आपको पता है टैक्स विभाग कितना बड़ा होता है, चीज़ों को समझना सबके बस की बात नहीं है, तो सामंजस्य बनाने के लिए स्वयं जो है व्यापारियों से संपर्क करता है और उनकी समस्याओं को जानता है, समझता है और उनकी समस्याओं का निवारण करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ। देखिए, इन लोगों को जो है डिप्टेशन का भी मौका मिलता है, प्रमोशन के साथ साथ डिप्टेशन का भी मौका मिलता है। और डिप्टेशन की बात करें तो अच्छे अच्छे विभागों में मिलता है। जैसे मान लीजिए अब आप काम कर रहे हैं जैसी, तो आप चाहते हैं विभाग चेंज करना, तो कुछ दिनों का डिप्टेशन होता है। तो ये लोग जैसे विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी काम कर सकते हैं या फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे भी काम कर सकते हैं डिप्टेशन के तौर पे। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ यूपी या फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें भी काम कर सकते हैं। अब बाकी अदर स्टेट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे DRDA है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन पदों पे भी ये लोग जो है काम करते हैं। किस तौर पे? डिप्टेशन के तौर पे। ठीक है, प्रमोशन के टाइम पे मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए थी लेकिन दिमाग से स्लिप कर गया, अभी मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं।
आप जो है डिप्टेशन के तौर पे ईडी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनमें सब में सर्व कर सकते हैं। इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इस पोस्ट के बारे में बेहतर चीज़ें समझी होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई समस्या रह गई है, कुछ भी दिमाग में है, तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, या फिर हमारी ईमेल आईडी दी हुई है upSSclecturesonline@gmail.com। इस पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।